स्पीकर ने सदन की कार्रवाई की स्थगित। स्पीकर और मंत्री के बीच हुई कहासुनी। प्रश्नोत्तर काल में से संबंधित था मामला। एसपी यादव ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सीएम आवास के घेराव की दी चेतावनी। कहा सीएम नीतीश पर केस करे जनता। बिहार सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे युवा। सरकार की अनदेखी से नाराज नौजवान। युवाओं ने की सरकारी नौकरी की मांग। वहीं समस्तीपुर में अतिक्रमण हटाने गई पुलिस पर महिलाओं ने किया हमला। घटना में कई पुलिस कर्मियों को आई चोट। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले इस वक्त बड़ी खबर आ रही है धनबाद से। आपको बता दें कि धनबाद से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। कोयला व्यवसायी के घर इनकम टैक्स का छापा। तो धनबाद से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कोयला व्यवसायी के घर इनकम टैक्स का छापा। संजय केजरीवाल के झरिया आवास पर यह छापेमारी की गई है। तो धनबाद से इस वक्त की बड़ी खबर। रांची से आईआईटी की टीम कर रही है छापेमारी। तो कोयला व्यवसायी के घर इनकम टैक्स का छापा पड़ा है। संजय केजरीवाल के झरिया आवास पर यह छापेमारी की गई है। और आपको बता दें कि रांची से आई आईटी की टीम ये छापेमारी कर रही है। टैक्स चोरी और आय से संबंधित मामले में यह छापेमारी की जा रही है। ये आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां कोयला व्यवसायी के घर इनकम टैक्स का छापा पड़ा है। वीआईपी न्यूज आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहा है, जहां कोयला व्यवसायी के घर पर छापा पड़ा है। संजय केजरीवाल के झरिया आवास पर यह छापेमारी की गई है। और आपको बता दें कि रांची से आई आईटी की टीम छापेमारी कर रही है। टैक्स चोरी और आय से अधिक संपत्ति मामले में ये छापेमारी की जा रही है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ अमित सिन्हा हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। अमित, क्या है ये पूरा मामला? देखिए नियाज, संजय केजरीवाल ये कोयला व्यवसायी हैं और इनका झारखंड के अलावे अन्य राज्यों में भी जो है कोयले का कारोबार किया जाता है जी। और जो जानकारी मिल रही है इसमें आय से अधिक, सबसे बड़ी बात यह है कि आय से अधिक संपत्ति और टैक्स चोरी, ये दो मामले हैं। दोनों को लेकर ये छापेमारी की जा रही है। और सबसे बड़ी बात और इसमें एक है नियाज कि धनबाद की आईटी टीम को इससे अलग रखा गया है और रांची की स्पेशल आईटी टीम आकर ये छापेमारी करिए। तो इससे कहीं ना कहीं जो स्थानीय स्तर से जो आईटी की टीम है उस पे जो है भरोसा नहीं किया गया और स्पेशली रांची की टीम को जो है यहाँ छापेमारी करने के लिए भेजी गई है। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा जो है मामला है और ना सिर्फ टैक्स चोरी का बल्कि आय से अधिक संपत्ति का भी मामला है। तो झरिया में इनके आवास भी चल रहा है और अभी अभी ये जो खबर आई है इनके झरिया स्थित एक आवास के अलावे एक दफ्तर में भी छापेमारी चल रही है जी। और जो जानकारी मिल रही है यहाँ की छापेमारी के बाद संभवतः बंगाल में भी इनके जो ठिकाने हैं वहां भी छापेमारी की जाएगी। लेकिन अभी फिलहाल जो छापेमारी चल रही है और पूरे मकान को जो है सील कर दिया गया है और वहां पे किसी को आने जाने नहीं दिया जा रहा है। अधिकारियों ने ये कहा है कि छापेमारी पूरी होने के बाद ही ज्यादा कुछ मीडिया के सामने कहा जाएगा। लेकिन इसमें एक चीज है कि जो कोयला कारोबार लगातार आप देख रहे हैं, लोगों को भी हम लोगों ने दिखाया है कि जितने भी कोयले कारोबारी हैं कहीं न कहीं आय से अधिक संपत्ति और टैक्स चोरी के मामले को लेकर जो है उनके यहाँ छापेमारी होते रहे हैं। और ये कोयला का जो कारोबार होता है ये पूरा काला कारोबार, ऐसे ही कोयला काला होता है, लेकिन इसमें भी जो है काले ढंग से, गलत ढंग से जो है पैसा बनाने की होड़ होती है। तो उसमें टैक्स चोरी और जो कैसे 2 नंबर कोयले को खपा करके जो है उसे 1 नंबर में तब्दील किया जाता है, तो ये आय से अधिक संपत्ति का मामला इससे जुड़ रहा है। तो इन तमाम मामलों को लेकर छापेमारी चल रही है और छापेमारी के बाद ज्यादा कुछ कहा जा सकेगा कि छापेमारी में क्या क्या मिल पाया है। तो क्या अभी छापेमारी जो अभी चल रही है, क्या कुछ इससे मतलब निकल करके सामने आया है? क्या कुछ बरामद किया गया है? इस तरह की कोई जानकारी? देखिए, उनके यहाँ जो ऑफिस में जो दस्तावेज मिल रहे हैं उन दस्तावेजों को खंगाला गया है जी। इसके अलावे जो है उनके साथ बैंक लॉकर्स वगैरह की भी डिटेल्स पूछताछ की जा रही है और जहां जहां उनके बैंक खाते हैं और लॉकर हैं वहां भी संभवतः दबिश दी जाएगी। लेकिन तमाम जानकारियां जुटाई जा रही है, क्योंकि अभी अभी छापेमारी शुरू हुई है। तो अब जो जैसे जैसे जो है कड़ी जुड़ेंगे, तमाम मामले जानकारी वहां पे उपलब्ध होगी, उसके अनुसार जो है आईटी की टीम जो है आगे कार्रवाई करेगी।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं विधानसभा सत्र के 18वें दिन विधानसभा की कार्रवाई शुरू होने से पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा। नेता प्रतिपक्ष ने सीएम पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर आप मंत्री जी के भाई को गिरफ्तार नहीं कर सकते और मंत्री को बर्खास्त नहीं कर सकते तो आप सीएम आवास में 1 अप्रैल को शराब का ठेका खुलवा लें। पक्ष विपक्ष के बीच सियासी घमासान तो लगातार जारी है। विपक्षियों के कोहराम की तस्वीरें आज भी देखने को मिले। जरूरत पड़ने पर घेराव लोकतंत्र में होता ही है और पहुंचेंगे कि नहीं इसका मतलब है कि वो लोग पहले से चाहते हैं कि जनता की आवाज को मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंचाया जाए। हम लोग तो लोकतंत्र में अपनी बात को पहुंचाने के लिए चाहे गवर्नर हो या मुख्यमंत्री हो या सरकारी नुमाइंदगी हो, सबके पास हम लोग अपनी बात पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं और प्रयास करेंगे। अब वो जाने देंगे नहीं जाने देंगे उसको हम उस समय सामना करेंगे। प्रशासन के हर जोर जुल्म के खिलाफ हम लोग संघर्ष का नारा दे रहे हैं। जो दिन रात मेहनत करके तमाम स्वास्थ्य संस्थानों में काम करती है, बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट हो गया है। सरकार का कहीं भी डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है, मरीज जा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। उसमें सबसे ज्यादा सेवा आशा बहनें करती हैं, लेकिन उनको मामूली सा मानदेय दिया जाता है। हम लोग मांग कर रहे हैं कि 1000 से काम नहीं चलेगा, उन्हें 21,000 रुपये कम से कम मानदेय दिया जाए। तो शुरू से हम लोग देख रहे हैं, विरोध करते रहे हैं, क्योंकि ईवीएम में गड़बड़ियों की संभावना रही है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो अब जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनको ही निर्णय लेना है ना। अब तो फिर जनता जो है ईवीएम के संदर्भ में लंबे समय से विवाद होता चला आ रहा है। हम तो चाहते हैं कि लोकसभा विधानसभा में ईवीएम से नहीं हो, इसलिए कि आप लोग जानते हैं कि जिस देश ने ईवीएम का निर्माण किया है वो देश खुद जो है ईवीएम से चुनाव नहीं कराता। तो ईवीएम शुरू से ही सवालों के घेरे में रहा है और कोई भी मशीन उसको कभी भी टेम्पर किया जा सकता है। तो टेम्परिंग की घटनाएं भी हमेशा ही देश में आती रही है। इसलिए पंचायत चुनाव जैसे निकाय के चुनाव में तो बिल्कुल ही ईवीएम का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये निचले स्तर का चुनाव है, निकाय का चुनाव है, डेमोक्रेसी मजबूत होना चाहिए। इसलिए मुझे भी लगता है कि पंचायत के चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल नहीं करके सरकार को बैलेट से चुनाव कराना चाहिए। तो ये तो राम सूरत राय का पहले जवाब दे, जो सदन में राम सूरत राय बोले हैं, पहले तो उसका माकूल जवाब दे। तो शुरू से हम लोग देख रहे हैं, विरोध करते रहे हैं, क्योंकि ईवीएम में गड़बड़ियों की संभावना रही है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो अब जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनको ही निर्णय लेना है ना। अब तो फिर जनता जो है ईवीएम के संदर्भ में लंबे समय से विवाद होता चला। वहीं सदन के बाहर हंगामे का जायजा लिया हमारे वरिष्ठ संवाददाता शशांक दुबे ने। आइए दिखाते हैं। आज मंत्री और स्पीकर के बीच में कहा सुनी हुई और सदन को स्थगित कर दिया गया था। माननीय विधायक हमारे साथ हैं आरजेडी के, बताइए क्या मामला था। और इसमें अध्यक्ष जी का स्पष्ट था कि विधायकों का ऑनलाइन प्रश्न का उत्तर आ जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम 16 में से 14 दे चुके हैं। उन्होंने कहा 11 आया है, इसको 100% करवाइए। तो उसमें बोले कि ज़्यादा आप उत्तर के लिए व्याकुल नहीं होइए। तो उन्होंने कहा ये शब्द को वापस लीजिए आप। फिर दोबारा उन्होंने कहा कि नहीं व्याकुल मत होइए, इस तरह सदन नहीं चलता, इस तरह अध्यक्ष नहीं चला सकते हैं। तो इसी के चलते अध्यक्ष जी एकदम लोगों का आरोप था कि हमेशा सरकार डिक्टेट करती है शासन को, तो क्या आज ये साबित हुआ? नहीं, बिल्कुल। देखिए स्पीकर साहब अध्यक्ष के मामले में हम उनका सपोर्ट करते हैं इस मामले में, क्योंकि जब से अध्यक्ष बने हैं तब से वो पार्टी से हट के वो निर्णय लेते हैं। और ये तो जरूर है कि इस बार पहली बार हुआ है कि इतने सदन में के प्रश्न के उत्तर ये इस सदन में पहली बार इतना मिल रहा है। पिछले बार भी 5 साल रहे हैं, कभी उत्तर नहीं मिल रहा था, इस बार उत्तर मिल रहा है। तो ये तारीफ के लायक हैं अध्यक्ष जी। देखिए जो इस तरह का माहौल है अभी सदन के अंदर, जब एक सरकार ने यानी मंत्री ने, पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहीं ना कहीं स्पीकर के कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं, जिसका राजद आज स्पीकर के समर्थन में आ गई है। जो आज सदन के अंदर हुआ वो सामान्य तौर पे नहीं होता है, क्योंकि विधानसभा के अंदर जब स्पीकर कोई रूलिंग देते हैं, स्पीकर कोई ऑर्डर देते हैं, तो उस पर काम किया जाता है। लेकिन आज एक प्रश्न के जवाब में सम्राट चौधरी पंचायती राज विभाग के मंत्री थे और वो जवाब दे रहे थे। जब वो जवाब दे रहे थे तो
तो स्पीकर उनको टोका और कहा इसकी जवाब आप बाद में दे दीजिएगा। तो कहीं ना कहीं पंचायती राज मंत्री ने आसन की गरिमा का सम्मान नहीं किया और उन्होंने कहा कि ये तरीका सही नहीं है। यानी दोनों के बीच में कहा सुनी हुई और मामला जाकर ऐसा हुआ कि स्पीकर नाराज हो गए और उन्होंने सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी। ये भी नहीं बताया कि कार्यवाही कब तक के लिए स्थगित की गई है। देखिए, आज जैसे ही सदन का शुरुआत होने वाली थी उसी वक्त राजद के कार्यकर्ताओं ने, राजद के विधायकों ने, तमाम विधायकों ने सदन के अंदर, सदन के बाहर लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर और राम स्वरूप राय के मुद्दे पर हंगामा किया। माले के कार्यकर्ताओं ने, माले के विधायकों ने आशा के जो आशा कार्यकर्ता हैं उनके हितों को लेकर चर्चा की। लेकिन जब सदन के अंदर गए और पंचायती राज मंत्री ने के और स्पीकर के बीच में जब कहा सुनी हुई, टोका टुकी हुई, तो ये काफ़ी अनपार्लियामेंट्री है और आमतौर पे ऐसा होता नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि मामला और महत्वपूर्ण हो जाता है जब एक मंत्री ने, यानी सत्ता पक्ष के मंत्री ने स्पीकर, जो कि उन्हीं के दल से हैं, स्पीकर की कार्यशैली पर उंगली उठाई, स्पीकर को रोका और स्पीकर ने जब उनको टोकने की कोशिश की तो तमाम चीज़ों को कहीं ना कहीं एक तरह से सदन की गरिमा या कहा जाए आसन की गरिमा को ठेस पहुंचाया है। अब देखना है कि इसके बाद क्या होता है। लेकिन स्पीकर जिस तरह से गए हैं, लगता है कि कोई तमाम लोगों की सरकार के बीच में उनकी एक बैठक जरूर होगी और इसके बाद ही कुछ होगा। पटना के विधान परिसर से कैमरा पर्सन सप्तऋषि के साथ। वहीं विधानसभा में स्पीकर विजय कुमार सिन्हा और मंत्री पंचायती राज विभाग सम्राट चौधरी के बीच कहासुनी हो गई। मामला प्रश्नोत्तर काल से संबंधित था, जहां माननीय सदस्यों के पूछे गए सवालों का मुद्रित जवाब सदन को नहीं मिला, जिसे लेकर मंत्री और स्पीकर के बीच में कहासुनी हो गई, जिसके बाद स्पीकर ने सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया। 9 बजे तक मेरा कार्यालय सारे ऑनलाइन जवाब निकाल लेते हैं और 16 में मात्र 69% जवाब ही आपका आया है। 11 जवाब कार्यालय में तो अपने विभाग में थोड़ा ठीक है, समीक्षा कर लीजिएगा। बहुत व्याकुल नहीं होना है, आंशिक सकारात्मक है। आप एक चीज आपस लीजिए सबको, माननीय मंत्री जी आपस लीजिए। नहीं आप अध्यक्ष जी आपस लीजिए सबको। अध्यक्ष जी ऐसा नहीं चलता है, आप आपस लीजिए। अध्यक्ष जी नहीं होता है, अध्यक्ष जी इस तरह का डायरेक्शन नहीं होना, ये आसन को नहीं कर सकते हैं आप। इस तरह डायरेक्शन आसन को ये नहीं कर सकते हैं। आप इस तरह अध्यक्ष जी नहीं चला सकते। व्याकुल आसन नहीं, आप समझ लीजिए, कौन पूछेगा? इस तरह नहीं चलेगा, बहुत व्याकुल नहीं होइए। सदन स्थगित की जाती है। वहीं बिहार में सरकार की योजनाओं से युवा परेशान है। ऐसे में युवाओं ने सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरना शुरू कर दिया है। बिहार के युवा सरकार के अनदेखी से बेहद नाराज हैं और सरकारी नौकरी देने की मांग को लेकर सड़कों पर मार्च करने के साथ साथ हाथों में तख्ती लेकर नारेबाजी भी कर रहे हैं। देखिए, राज्य के खिलाड़ियों का भविष्य अंधकारमय हो गया है। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट था कि प्रत्येक वर्ष हर खेल से 5 खिलाड़ियों की नियुक्ति होगी। 6 वर्षों से नियुक्ति प्रक्रिया बंद है। जो अंतिम नियुक्ति प्रक्रिया विज्ञापन निकला, उसमें जो खिलाड़ियों ने आवेदन दिया उसको फिर विज्ञापन बदल करके, उसका नियम बदल करके उन खिलाड़ियों को नियुक्ति से वंचित कर दिया गया है। न संसाधन है, न रोजगार है, खिलाड़ी परेशान है। तो बिहार के खिलाड़ी करे पुकार, हमें चाहिए संसाधन और रोजगार। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव विधानसभा में शौचालय जाने के दौरान फिसलकर गिर गए, जिसके कारण उनके पैर में मोच आ गई। फिलहाल स्क्रैप बैंडेज बांधा गया है। वहीं राबड़ी आवास पर मीडिया से बात करते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने घटना की पूरी जानकारी दी। मोबाइल पीछे रखना, थोड़ा सा मोबाइल लगा रहता, देखोगे बाथरूम के बाद नजर आए फुल फ्रेम। बाथरूम के बाद नजर आया ना, उसके बीच में बैलेंस। डॉक्टर ने क्या कहा था?
डॉक्टर ने क्या कहा? हाँ, अभी थोड़ा भार कम डाल लेंगे, चलने वाले से थोड़ा बहुत। तो हाउस भी नहीं जा पाइएगा? मैं तो पहले से भी लिगामेंट का प्रॉब्लम रहा है क्रिकेट। उसी पैर में हुआ है? उसी पैर में? मेरा दोनों पैर टूटा हुआ है लिगामेंट क्रिकेट खेलने। वहीं सिमडेगा में राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी टूर्नामेंट का सीएम सोरेन ने उद्घाटन किया था। वहीं उद्घाटन के दौरान उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता 39 खिलाड़ियों को 15 मार्च तक नियुक्ति पत्र सौंपने की घोषणा की थी। हालांकि आज इन खिलाड़ियों में से 30 खिलाड़ियों को मुख्यमंत्री नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। बता दें कि 39 खिलाड़ियों में कुछ खिलाड़ी ऐसे भी हैं जिन्हें खेल विभाग ने नियुक्ति पत्र देने के लिए बुलाया था, लेकिन नियुक्ति पत्र लेने से पहले ही उन्हें सूचना दी गई कि उन्हें नियुक्ति पत्र नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण कई तकनीकी खामियां हैं। साथ ही खामियों को पूरी तरह ठीक कर लेने के बाद उन्हें नियुक्ति पत्र देने का आश्वासन दिया गया है। कल मुझे 5:51 में फ़ोन आया खेल विभाग से कि आपको नियुक्ति पत्र कल आज 10 बजे दिया जाएगा प्रोजेक्ट भवन में। और आज मैं पहुंचा 9:30 बजे, और 9:30 बजे जब प्रोजेक्ट भवन घुसा तो गेट में मुझे बताया गया कि आज आपको नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाएगा। और आज मुझे यहाँ आके पता चल रहा है कि मुझे आज नहीं मिल रहा है। कैसा महसूस हो रहा है? और खिलाड़ी निराश तो है, काफ़ी निराश है कि इतना दिन से हम लोग उत्सुक था कि मुझे आज मिलेगा, इतना समय से इंतज़ार किए थे और आज मुझे खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। बड़ी दुख की बात है। तो आपको बता दें कि सिमडेगा में राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी टूर्नामेंट का सीएम सोरेन ने उद्घाटन किया था। वहीं उद्घाटन के दौरान उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता 39 खिलाड़ियों को 15 मार्च तक नियुक्ति पत्र सौंपने की घोषणा की थी। वहीं झारखंड में एक बार फिर से चुनाव का मौसम लौटने वाला है। हेमंत सोरेन सरकार में मंत्री रह चुके मधुपुर विधायक हाजी हुसैन की मौत के बाद यह विधानसभा सीट खाली हो चुका है और इस सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए चुनाव आयोग ने हरी झंडी दे दी है। चुनाव आयोग के घोषणा के बाद इस सिंगल विधानसभा सीट को लेकर सूबे की तमाम पार्टियों में हलचल चरम पर है। तैयारियों का ब्यौरा देने के साथ साथ आरोप प्रत्यारोप भी तेज रफ्तार से जारी है। और क्या है चुनाव को पार्टी के मौजूदा तैयारी पर देखिए एक खास रिपोर्ट। झारखंड में राजनीतिक दलों ने चुनावी जंग के लिए एक बार फिर से कमर कस ली है। इस बार जंग का मैदान है मधुपुर विधानसभा सीट। मंत्री हाजी हुसैन अंसारी के निधन के बाद से भले ही मंत्रिमंडल में उनकी जगह उनके बेटे हफीजुल हसन ने ले ली हो, लेकिन जनादेश अभी बाकी है। मधुपुर में होने वाले इस उपचुनाव को चुनाव आयोग ने विसल ब्लो कर दिया है। चुनाव की तारीख निर्धारित हुई है 17 अप्रैल और मतगणना 2 मई को। इस घोषणा के साथ ही राजनीतिक दलों में हलचल तेज हो गई है। हालांकि दुमका और बेरमो में मिले महागठबंधन को जीत से इतराई जेएमएम मधुपुर में भी अपने जीत के लिए आश्वस्त दिख रही है। इधर सत्ता पक्ष में सहयोगी दल आरजेडी ने भी जेएमएम की ओर से उतारे जाने वाले उम्मीदवार को पूर्ण रूप से सपोर्ट देने की बात कही है। ये स्वाभाविक तौर पर हम लोग मधुपुर जीतेंगे और पिछले उपचुनाव को भी आप लोगों ने देखा है और झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रदर्शन भी देखा है। उसका प्रत्यक्ष रूप से लिट्टीपाड़ा भी रहा है, गोमिया रहा है और सिल्ली भी रहा है। तो अभी कुछ बंधु आप ही लोग में से पूछ रहे थे धन बल का प्रयोग ये लोग करते हैं, हम लोग नहीं करते। हम लोग जनता के साथ और जनता की सेवा के मार्फत आज हम लोग यहाँ विधायक हैं। तो पूरा महागठबंधन एकजुट होकर के और हमारे माननीय मंत्री हसन साहब को रिकॉर्ड मतों से हम लोग जिताएंगे। इसलिए कहीं कोई इटपट नहीं है। कौन क्या बोल रहा है इस पर ध्यान नहीं देना। आरजेडी पहले से दावा कर रही थी कि कोई दावा नहीं। हम लोग साहब हसन साहब के साथ राष्ट्रीय जनता दल पूरे का कचकर्ता दमखम के साथ लगेगा। एक और जहां जेएमएम जीत को लेकर आश्वस्त है, तो वहीं पिछले उपचुनाव में शिकस्त का सामना कर चुकी बीजेपी के कॉन्फिडेंस में कोई कमी नहीं दिख रही है। सीट को लेकर बीजेपी ने भी अपना एजेंडा तय कर दिया है। बीजेपी ने अपने और एजेएसयू के बीच का फर्क
मिटाते हुए मधुपुर में एनडीए की जीत को निश्चित बताया है। हम लोग चुनाव हारे थे, आरएसयू और भारतीय जनता पार्टी दोनों आपस में लड़ने के चलते वो सीट हम लोगों ने लूज किया था। इस बार भारतीय जनता पार्टी आरएसयू मिलकर चुनाव सीट वहां लड़ेगी। आरएसयू का कैंडिडेट, वो कैंडिडेट इनका होगा, वो एनडीए का कैंडिडेट होगा। वो कैंडिडेट जो भी होंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एनडीए आरएसयू मिलकर चुनाव लड़ेगी वहां पे, हम लोग जीतेंगे इस बार। मधुपुर सीट को लेकर पार्टियों में हलचल जरूर देखी जा रही है। सभी दलों के अपने अपने दावे और वादे हैं। जेएमएम ने भले ही हफीजुल को मंत्रिमंडल में जगह दे दी हो, लेकिन असली अगली परीक्षा अभी बाकी है। जनादेश किसके पक्ष में जाता है और मधुपुर का ताज किसके सर सजेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वीआईपी न्यूज के लिए रांची से अभिनव कुमार के साथ गौरव दुबे की रिपोर्ट। वहीं मोकामा में अंचल अमीन के खिलाफ ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया है, जहां अंचल अमीन पर एक पक्षीय कार्रवाई करने और पीड़ित लोगों की हकमारी का आरोप लगाया गया है। वहीं इस बात को ग्रामीणों ने अंचल अधिकारी को एक शिकायत पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। वहीं दूसरी ओर अंचल अमीन ने ग्रामीणों की शिकायत को सिरे से खारिज कर दिया है। मेरा नापी 15/3 और 16/3 को था, जिसको कि गलत तरीके से नापा गया। उसके बाद नोटिस भी गलत जगह चल गया। मेरा अरिया था, हमको नोटिस नहीं आया। हम नापी से संतुष्ट नहीं है, एक तरफा नापी किया गया। हमसे रुपया का डिमांड किया गया कि 15,000 रुपया आप दीजिए, तब नापी सही ढंग से हो पाएगा। तब हम कहे कि नहीं, हम पैसा नहीं देंगे। तब उसके बाद इनको सरकारी अमीन को जिस ढंग से नापी करने का हुआ, उस ढंग से वो अपने गलत ढंग से पैसा लेकर के नापी कर दिए और जबरन वहाँ पर पत्थल गाड़ दिए। वहीं भागलपुर के सेवानिवृत्त दफादार और चौकीदार ने एक दिवसीय धरना दिया है। वहीं आयोजित प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में जिले के सेवानिवृत्त चौकीदार और उनके आश्रित मौजूद रहे। इस दौरान चौकीदार संघ के प्रदेश सचिव डॉक्टर संत सिंह ने बताया कि 23 मार्च को दफादार चौकीदार संघ ने अपनी मांगों के समर्थन को लेकर बिहार विधानसभा का घेराव भी करेंगे, जिसमें पूरे प्रदेश के दफादार चौकीदार और उनके आश्रित शामिल रहेंगे। वहीं प्रदेश सचिव ने कहा कि अगर जल्द से जल्द सरकार उनकी मांगे नहीं मानती तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। ऐसे कई महत्वपूर्ण मांग है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है वर्ष 1990 से 5/3/14 के पूर्व सेवानिवृत्त दफदार चौकीदार के शेष बचे आश्रितों की बहाली का। दूसरा है बिहार चौकीदार संवर्ग नियमावली 2019 वापस लेने के संबंध में। जब से नियमावली 19 बनी है, चौकीदार दफदार पर जुल्म बढ़ गया है और मनमाना अत्याचार होता है। थाना प्रभारी कहते हैं कि अब पुलिस के कब्जे में आ गया है। बिहार चौकीदार संवर्ग नियमावली 2019 वापस लो। वहीं सरकारी बैंकों के निजीकरण करने के सरकार के फैसले के खिलाफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर 2 दिवसीय हड़ताल किया गया। इस दौरान बैंक कर्मियों और अधिकारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, जहां बैंक यूनियन के सदस्यों का कहना है कि केंद्र सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के सदस्य बीते कई दिनों से सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है, जिसे लेकर 2 दिवसीय हड़ताल किया गया। इस दौरान कोई भी सरकारी कार्य बैंकों में नहीं किया जा रहा है। आपको बता दें कि सरकार ने बैंकों को निजीकरण करने का फैसला लिया है। वहीं समस्तीपुर में अतिक्रमण हटाने गई पुलिस पर महिलाओं ने हमला बोल दिया। बता दें कि खानपुर थाना क्षेत्र के गुदार घाट में अतिक्रमण हटाने के लिए पुलिस गई थी और पुलिसकर्मियों ने अपना रौब दिखाना शुरू कर दिया, जिससे महिलाएं इनसे उलझ गईं।
वहीं पुलिस प्रशासन पर महिलाओं के साथ पुरुषों ने भी ईंट पत्थर बरसाना शुरू कर दिया, जिसमें कई पुलिसकर्मी जख्मी हो गए, जिसके बाद सभी को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया है। इस मामले में पुलिस सहित पत्रकार भी जख्मी हो गए हैं। वहीं अगली खबर समस्तीपुर से है, जहां युवक की हत्या कर दी गई। वहीं परिजनों का आरोप है कि प्रेम प्रसंग के चलते युवक की हत्या की गई और घटना के बारे में बताया जा रहा है कि बीती रात युवक की घटना को अंजाम दिया गया। पहले तो युवक का अपहरण किया गया और जिसके बाद उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। बता दें कि मृतक का हाथ कटा हुआ है और उसके सर पर भी तेज धारदार हथियार से वार किया गया है। घटना की सूचना मिलते ही रोसड़ा पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन में जुट गई है। औरंगाबाद के दाऊद नगर में बीती रात प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कुछ देर तक रण क्षेत्र में तब्दील हो गया, जहां एक 5 साल के बच्चे की मौत के बाद परिजन और आक्रोशित लोग अस्पताल पहुंचे और ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर की जमकर पिटाई कर दी। साथ ही उनकी गाड़ी के शीशे भी तोड़ दिए। यहां तक कि डॉक्टर को बचाने गई एक महिला, 2 सफाई कर्मियों समेत अन्य स्वास्थ्य कर्मियों को भी मारपीट के दौरान चोट लग गई। घायल सभी का इलाज स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में किया जा रहा है। घटना की सूचना मिलने के बाद दाऊद नगर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आक्रोशित लोगों को शांत कराया। घटी अचानक कुछ लोग आए और धीरे धीरे फोन करके बहुत सारे लोगों को इकट्ठा कर लिए। वो लोग बोलने लगे कि कौन सा सुई दिया कि बच्चा मर गया। मामला क्या था? मामला क्या था, ओपीडी के टाइम में हम और प्रभारी बैठे हुए थे। एक बच्चा आया सांप काटा हुआ, तो सांप काटने का दवा का हम लोग पूछे कौन सा दवा है, विनोम है कि नहीं है, तो विनोम है। फिर उसमें रोग का कोई लक्षण नहीं था, तो हो सकता है 2-3 घंटा बाद। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।